नमस्कार व्यूअर्स। आज की इस कड़ी में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्विज को। पहला प्रश्न, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर हैं? ह्रस्व स्वर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, या फिर जो ऐसी वर्ण ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। राइट, जैसे यहाँ पर देखिए विकल्प ए बी सी डी के तौर पर दिए गए हैं, तो ह्रस्व स्वर का सही विकल्प होगा विकल्प बी, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। राइट, जबकि दीर्घ स्वर अगर पूछा जाएगा तो कौन होंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ, ओ औ, ये होंगे आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, ऊ और री। नेक्स्ट प्रश्न, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? हमने अच्छे से डिस्कस की है व्यंजनों को। वर्णमाला के अंतर्गत हमने यह जाना है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 स्पर्श व्यंजन रहते हैं क से लेकर म तक। क से म तक ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर है? क च त प, विकल्प डी। ठीक है, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं विकल्प डी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? अब मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है यह बताना है। तो देखिए विकल्प सी, ढ वर्ण मूर्धन्य कहलाता है। ठीक है, और मूर्धन्य आपको पता ही है, जब हमारी जीभा का ऊपरी सिरा जो है इस वर्ण का प्रोनाउंस करते समय थोड़ा सा मुड़ता है, ठीक है, तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। ढ, आप खुद ही ढ बोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। महाप्राण व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा या पहला और पांचवा? तो महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण या व्यंजन होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर ण भी लिखा जा सकता है? पंक्ति, पंजा, पंडित या 15? तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा, क्योंकि पंडित को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। राइट, पंडित इस तरह से भी लिखा जाता है। कौन सा शब्द अनुनासिकता है? सौंदर्य, संचित, सौंपना या संपत्ति? तो यहाँ पर सौंपना शब्द अनुनासिक है। अब आपको पता ही है अनुनासिक में कि अनुनासिक कौन से वर्ग होते हैं, जिनके ऊपर ये इस तरह का बिंदी लगी होती है उसे अनुनासिक कहते हैं, है ना। अनुस्वार और अनुनासिक में यही फर्क होता है। और आप कहेंगे कि यहाँ पर तो सभी में अंक की मात्रा लगी है या इस तरह की बिंदी, लेकिन अनुनासिक और अनुस्वार में जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जहाँ पर हमें जिस भी अनुनासिक शब्द को या यूं कहें वर्ण को पढ़ते हुए हमारे नाक से ज़्यादा ध्वनि निकलती है, वहाँ पर अनुनासिक। तो सौंपना, ठीक है, तो इस शब्द में यह क्या होगा? अनुनासिक शब्द होगा। चलिए, कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? तदोपरांत, अतिशयोक्ति, अनुकूल या पुनरुद्धार? तो यहाँ पर विकल्प डी, पुनरुद्धार शब्द बिल्कुल सही वर्तनी है, इसकी सही लिखा हुआ है। बाकी इनमें कोई ना कोई गलती है ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द या किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर अशुद्ध लिखी गई है? कवित्री, कवित्री, प्रादुर्भाव या आकलन? तो देखिए विकल्प ए, कवित्री सही नहीं लिखा गया है, अशुद्ध रूप से लिखा गया है, क्योंकि सही तरीका कौन सा है? विकल्प बी, इस तरह से कवित्री लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साधु शब्द का बहुवचन होता है? तो साधु का साधु ही रहता है,
ठीक है। इसका जो बहुवचन बनाते समय भी साधु को, चाहे एक साधु हो चाहे बहुत सारे साधु हो, उनको हम साधु ही कहेंगे। उनको ना साधुओं, ना साधुएं, ना साधुओं इस तरह से नहीं लिखा जाता, सभी को साधु ही कहा जाता है। तो इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दात्री। विकल्प डी सही उत्तर। कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? पढ़ेंगे विकल्पों को। वह अच्छों के साथ रहता है, वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा लिखता है, अच्छा कल आ जाना। तो यहाँ पर जो अच्छा पद संज्ञा है वह विकल्प ए वाले वाक्य में है कि वह अच्छों के साथ रहता है। प्रश्न 12, शब्द में विशेषण कौन सा है? कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन या फिर सौंदर्य। तो देखिए यहां पर जो कृतज्ञ शब्द है ना, उसी में विशेषण है। ठीक है, जो शब्द किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? वह काम कर रही थी, वह काम कर चुकी थी, वह काम करती थी या फिर वह काम कर चुकी। तो वह काम कर चुकी थी, विकल्प बी, यह पूर्ण भूतकाल वाक्य है। ठीक है, इसमें हमें क्रिया का पता चल रहा है कि क्रिया पूरी तरह से घट चुकी है भूतकाल में। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? वह राम को पुस्तक देता है, वह राम को सुलाता है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, या फिर आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रियाएं साथ हो रही हैं। तो विकल्प ए, वह राम को पुस्तक देता है। वह पुस्तक दे रहा है, किसको दे रहा है? राम को दे रहा है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं घटित हो रही हैं। वाक्य में क्रिया अक्रमक कौन सी है? अब यहाँ पर अक्रमक क्रिया का उदाहरण बताना है आपने। राम खाता है, राम गाता है, राम जाता है या राम लिखता है। तो देखिए विकल्प सी, राम जाता है, इस वाक्य में अक्रमक क्रिया है। ठीक है, वैसे तो राम गाता है, लिखना, खाना, पीना, जाना, आना ये सभी क्रियाएं ही हैं। ठीक है, अक्रमक क्रिया ही हैं ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जगदीश, अन्वय, उच्छ्वास या फिर तल्लीन। तो स्वर संधि का उदाहरण है यहां पर अन्वय। ठीक है, जहां पर स्वरों का मेल हो रहा है आपस में। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्द प्लस इंदु में संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? शरदिंदु, शरदिंदु, शरदिंदु या फिर शरदिंदु। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। शरद प्लस इंदु में संधि करने पर शरदिंदु शब्द बनेगा। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? चिड़ीमार, मुंह मांगा, मनमाना या फिर राजदरबार। तो देखिए मनमाना, मनमाना यहाँ पर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान होता है वहीं पर अव्ययी भाव समास होता है ना। आगे बढ़ेंगे, वह हमेशा नहाया धोया रहता है। रेखांकित पद में कौन सा समास होगा? नहाया धोया में, इसमें बताना है क्या अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्योंकि जहां पर आपने देखना इस तरह का बीच में डैश लगा होता है दो शब्दों के बीच में, और दोनों पद यहाँ पर क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, नहाया धोया, तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, उनमें कुछ बेवकूफ भी है, कुछ तो बोलो, या कुछ लड़कियां उधर भी गई हैं। तो यहाँ पर जहां पर या जिस वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है वो है विकल्प बी, उनमें कुछ बेवकूफ भी हैं। तो यहाँ पर है सर्वनाम शब्द। ठीक है,
अरण्य शब्द का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर। पर्यायवाची जिन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सिनोनिम्स कहा जाता है ना। एक ही अर्थ वाले या एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बताना है अरण्य का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, विपिन, बापू, रश्मि या फिर विकेट। तो देखिए अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा विकल्प ए विपिन, क्योंकि अरण्य का अर्थ होता है जंगल या फिर वन, जिन्हें हम विपिन भी कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, आप शब्द किस तरह का सर्वनाम है। विकल्प है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम के भेद आपके सामने दिए गए हैं विकल्प तौर पर, और उदाहरण के तौर पर पूछा है कि जो आप शब्द है वह किस तरह का सर्वनाम है। तो आप शब्द होगा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, और सर्वनाम की डेफिनेशन तो हमें पता ही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करूं तो इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस तरह से यह जो आप शब्द है यह आता है हमारे मध्यम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं या हम आएंगे, मतलब अपने बारे में कहा जाएगा उसमें। मध्यम पुरुष में तू, तुम या फिर आप, है ना, किसी दूसरे के बारे में कहा जाएगा। और अन्य पुरुष सर्वनाम में किसी तीसरे के बारे में कहा जाएगा, जैसे कि वह, वे, यह, ये आदि। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम की या निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो इसमें कोई निश्चित संख्या दी रहती है, जैसे कि एक लड़का या फिर 25 रुपए या फिर 1 लीटर दूध, है ना। मतलब इस तरह की निश्चित संख्या होगी जिसके बारे में सही से हमें पता होगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में संख्या बिल्कुल भी पता नहीं होगी, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग या सब लोग। अब कौन से लोग ये पता नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके अलावा भी परिमाणवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें कुछ द्रव्यवाचक इस तरह की चीजें आती हैं, है ना, जैसे कि तोला भर सोना, सेर भर दूध। तो इस तरह की शब्द रहते हैं जिनसे हम इन शब्दों की, इन सर्वनामिक शब्दों की पहचान कर सकते हैं। ओके, और संबंधवाचक में तो किसी के साथ हमारा संबंध दर्शाया जाता है ना, काके की। तो इस तरह के बीच में रहते हैं संबंध। तो बस यहाँ पर बताना था आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो वह होगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर संधि से संबंधित प्रश्न है कि चराचर का संधि विच्छेद अगर हम करना चाहें तो कौन सा सही होगा। चराचर शब्द का संधि विच्छेद, चह प्लस आचर, चर प्लस अचर, चत प्लस अचर या फिर चरा प्लस चर। तो देखिए विकल्प बी, चर प्लस अचर ही संधि विच्छेद होगा सही। किसका? चराचर का, चराचर शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। परमोजस्वी का संधि विच्छेद कौन सा होगा। विकल्प है परमो प्लस ओजस्वी, परमा प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी या परा प्लस ओजस्वी। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, परम प्लस ओजस्वी सही संधि विच्छेद होगा। किस शब्द का? परम ओजस्वी शब्द का। अन्वेषण कौन सी संधि है यहाँ पर? अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि? तो यहाँ पर यण संधि है अन्वेषण शब्द में। अब संधि, समास, विशेषण, क्रिया, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनकी परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए, राइट, तभी हम अच्छे से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गजानन कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? तो देखिए गजानन है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की क्या डेफिनेशन रहती है? ऐसा समास जो किसी
विशेष अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, राइट, जिसका अर्थ कोई विशेष के लिए ही। गजानन अब हम किसे कहते हैं? हम हर किसी को तो गजानन नहीं कह सकते, है ना। तो गजानन किसे कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है, ठीक है। या फिर हम गजानन का प्रयोग हम गणेश के लिए करते हैं। तो इस तरह से जो मासिक शब्द कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, सामान्य अर्थ नहीं बल्कि विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। हम कहते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि ये भगवान शिव के लिए, क्योंकि उन्होंने विष पिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था, है ना। तो उस तरह से पीताम्बर शब्द हम लिखते हैं, पीले हैं अंबर जिसके। तो ये इस तरह के शब्द आएंगे आपके किसमें? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो गजानन से हो गया आपका भगवान गणेश के लिए, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे यज्ञशाला कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर जो यज्ञशाला शब्द है ना, यह है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होगी? जिसका दूसरा वर्ग प्रधान होता है, ठीक। दूसरी जो अवस्था है या दूसरा पद जो है वह प्रधान होता है। अव्ययी भाव जिसका पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। जैसे दिन रात, और दिन रात जब हम लिखते हैं या आसपास लिखते हैं, द्वंद्व समास की बात कर रही हूँ मैं। दिन रात लिखेंगे या आसपास लिखेंगे तो बीच में डैश भी रहेगा और दोनों वर्ग, दोनों मतलब पद इसमें प्रधान रहेंगे। तो उसी तरह से तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान रहता है। यज्ञ के लिए शाला, ठीक है, यज्ञशाला। और बहुव्रीहि की तो अभी हमने बात की, जो विशेष अर्थ देता है, जिसका ना पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि वह पूरा का पूरा शब्द कोई विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वहां पर बहुव्रीहि होता है, ठीक है। तो इस तरह की हमारी ये सभी यहाँ पर समासिक डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी मैंने बात की रात दिन कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। रात का भी उतना ही महत्व है, दिन का भी उतना ही महत्व है, बराबर के अर्थ रखते हैं दोनों शब्द, ठीक है। और बीच में इस तरह का डैश भी लगा रहता है द्वंद्व समास की पहचान में, तो याद रखना है। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, या अटल रहना। तो देखिए जब भी हम किसी चीज का समापन करते हैं तो फिर इति श्री कहा जाता है। तो इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है समाप्त होना। नेक्स्ट मुहावरा देखेंगे, तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, या भला बुरा कहना। तो जाहिर सी बात है किसी के तलवे आप तभी चाट सकते हैं जब आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, खुशामद कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन प्रशंसा करना तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी से रिलेटेड है ये प्रशंसा करना भी, खुशामद करना मतलब किसी के तलवे चाटना। तो विकल्प ए ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। ढोल क्यों पीटते हैं भाई? बहुत लाभ हो जाता है तब, या फिर जोर से कहना, या भाग्य पलटना, या इधर उधर भटकना। तो देखिए ढोल पीटना मुहावरे का सही अर्थ होगा जोर से कहना, विकल्प बी। नेक्स्ट है चक्रपाणी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं। तो चक्रपाणी में जो समास है वह है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब आपको पता है कि चक्र किसके हाथों में रहता है? भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा चक्र रहता है ना, तो उन्हें ही चक्रपाणी कहा जाता है। तो जहां पर कोई विशेष अर्थ देने वाला समासिक पद रहता है वहीं पर बहुव्रीहि समास रहता है, ठीक है। कमल नयन कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, या द्विगु। तो देखिए कर्मधारय समास है यहाँ पर कमल नयन। और आपको पता होना चाहिए यह जो कर्मधारय समास है यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, ठीक है। कमल नयन।
प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का या कर्मधारय समास का? तो तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है यहाँ पर प्रेम निमग्न। विकल्प ए सही उत्तर। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जग प्लस नाथ या जग प्लस अनाथ? तो विकल्प बी यहाँ पर होगा सही उत्तर, जगत प्लस नाथ। ठीक है, तो इसमें हलंत रहेगा नीचे से, याद रखना है। जगदीश का संधि विच्छेद बताना है। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जग प्लस दीश या जग प्लस ईश? तो विकल्प ए जगत प्लस ईश से बनेगा आपका संधि जगदीश और संधि विच्छेद होगा यहाँ पर त हलंत रहेगा इसमें और प्लस बड़ी ई रहेगी। ठीक है, याद रखना है। पवित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो सही क्या होगा? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? पल प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पह प्लस इत्र या पवि प्लस त्र? तो विकल्प बी पो प्लस इत्र पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, पो प्लस इत्र। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस वास या उच्छ्व प्लस से? तो देखिए जी, विकल्प ए उत प्लस श्वास। और आपने याद रखना है जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो जो त आए चाहे पर कुछ भी आता है बीच में, ठीक है, तो वो हलंत रहता है, वही सही वाला रहता है। तो उत प्लस श्वास उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा। वांग्मय का सही संधि विच्छेद बताना है। वाक प्लस मय, वाग प्लस मय, वाग प्लस मय या वांग प्लस मय? तो वाक प्लस मय, विकल्प ए वाक प्लस मय। जब क म से, ठीक है, जब क वर्ण म वर्ण से क्या होता है, इसका मिश्रण होता है, इसका समन्वय होता है, तो अंग बन जाता है, वांगमय हो जाता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा होगा? परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो उत्कर्ष का विलोम यानी कि उल्टा शब्द होगा अपकर्ष। ठीक। नैन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? न प्लस यन, ने प्लस अन, नय प्लस न या नह प्लस अन? तो ने प्लस अन नैन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब जब आपको संधियों का सही से ज्ञान होगा तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कुमारी, बेटा, पोता या बेटी? तो बेटा है ना। पुत्र किसके लिए हम कहते हैं? बेटे के लिए कहा जाता है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पाषाण, ठेला, चिक्का, कंकड़? तो पत्थर को पाषाण भी कहा जाता है। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। आगे बढ़ेंगे। नर का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो नर का तो नारी होगा, है ना। उल्टे शब्द या विलोम शब्द भी जिसे कहा जाता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहा जाता है? स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विदुर या नारी विहीन? तो उसे विदुर कहा जाता है। और जिस महिला का पति मर गया उसे विधवा कहा जाता है ना। तो यहां पर जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विदुर कहा जाता है। कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना? तो देखिए, कान देना अर्थात सही से ध्यान देना। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर। हृदय का विशेषण शब्द क्या है? हृदय, हार्दिक, हृदय या इनमें से कोई नहीं? तो विकल्प बी हार्दिक। हृदय का सही विशेषण होगा हार्दिक, यानी कि दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशय का संधि विच्छेद बताना है। महा प्लस आशय, महा प्लस शय, महा प्लस अशय या महा प्लस ओवर? तो विकल्प ए महा प्लस आशय ही महाशय का सही संधि विच्छेद होगा। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? उक प्रत्यय, क प्रत्यय, अक प्रत्यय या उक प्रत्यय? उक प्रत्यय। ठीक है, तो विकल्प सी। बैठक में जो प्रत्यय लगा है ना वह लगा है अक। अब प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में भी आपको पता हो, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर
उस शब्द का अर्थ परिवर्तन करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं और उस शब्द का अर्थ ही या स्वरूप ही बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित। ठीक है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पता होने चाहिए। लंबोदर कौन सा समास है? कर्मधारय अव्ययी तत्पुरुष बहुब्रीहि। तो लंबोदर भी आपका कौन सा होगा यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका, किसका उदर है लंबा? लंबा है उदर जिसका। तो ये थे हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही नेक्स्ट कड़ी लेकर आपके सामने जल्दी ही मैं प्रस्तुत होंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ओके।